अब ये जो हृदयी हैं, इन्होंने क्या किया, इनकी थोड़ा रिसर्च को बस ब्रीफ में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करता हूँ। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे चूहे लिए, चूहों पर रिसर्च किया बेसिकली इन्होंने। इनके मेनली जो रिसर्च है वो एनिमल मॉडल्स पर बेस्ड है। जानवरों में डिप्रेशन लाकर उन पर स्टडीज़ करते हैं ये, और उनको फिर ह्यूमन से रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ह्यूमंस के उसके हिसाब से वो फाइंडिंग्स को कंक्लूड करते हैं या इन्फर करते हैं। ये एक बहुत वैलिड तरीका होता है रिसर्चर्स में, जिसमें वो एनिमल मॉडल्स पे स्टडीज़ करते हैं, डिप्रेशन या जो भी उनको स्टडी करना हो। तो हुआ ये था कि एक जैपनीज रिसर्चर थे जिन्होंने एक चूहे बनाए थे जिनको कहते थे विस्तार रैट्स। 1963 में 60 के दशक में उन्होंने बनाए थे और उस पर रिसर्च की थी। और ये ऐसे चूहे थे जो बनाए गए थे डिप्रेस्ड होने के लिए। बेसिकली उनके अंदर कुछ केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस कर दिए गए, जेनेटिक चेंजेस कर दिए गए, और वो चूहे जैसे ही अपने यंग एज को छोड़कर एडल्टहुड में आते थे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते थे। तो ये चूहे ऐसे थे जो डिप्रेशन होने के लिए बनाए गए थे, डिप्रेस्ड होने के लिए बनाए गए थे। अब आप कहेंगे कि भाई चूहा डिप्रेस्ड कैसे होगा, चूहे के अंदर क्या मोटिवेशन की कमी आएगी। वो ऐसा होता है कि इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि चूहे इस तरह से डिप्रेस्ड होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक चूहे के पिंजरे में हमने कुछ खाने की चीज़ें रख दी। अब ये चूहा जो है ये डिप्रेस्ड चूहा है, मतलब जैसे भी बताया विस्तार चूहा वगैरह बनाए, तो ये क्या करेगा, उस खाने की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हम कहेंगे कि इसका ना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि डिप्रेशन में देखा जाता है, खाने का मन नहीं करता। पर वहीं एक दूसरा चूहा है जिसके अंदर हमने वो डिप्रेशन वाले चेंजेस नहीं लेकर आए, वो खाने की तरफ भागेगा, दौड़ेगा, उसको अगर वो भूखा होगा तो वो दौड़ेगा उसकी तरफ। पर ये वाला चूहा, डिप्रेशन वाला चूहा, भूखा भी होगा तो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो उस पिंजरे के अंदर, चूहे का घर है, पिंजरा है, जो भी है, उसके अंदर हमने एक और नया चूहा ले आए, तो वो क्या करेगा, जो डिप्रेशन वाला चूहा होगा वो छोटा मोटा थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाएगा, हिलेगा, बट इंटरेस्ट नहीं लेगा उस नए चूहे में, मतलब सोशलाइज नहीं कर रहा वो। पर दूसरा चूहा है जिसके अंदर डिप्रेशन वाले जीन्स वगैरह सब नहीं है, केमिकल कोई चेंज नहीं आया, वो क्या करेगा, वो दोनों चूहे ना आपस में मिलने की, आपस में दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, सूंघेंगे एक दूसरे को, तो कुछ ना कुछ वो गतिविधि दिखाएंगे, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये चूहे सोशलाइज कर रहे हैं। तो सोशलाइजेशन की कमी, एपेटाइट की कमी। उसी तरह से अगर हम फीमेल रैट को रख दें मेल रैट्स के प्रेजेंस में, तो वो फीमेल रैट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको मेटिंग में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने में मिलेंगी, जिसकी वजह से हम बिहेवियर के बेसिस पे कहेंगे कि ये चूहा डिप्रेस्ड है, क्योंकि बिहेवियर के हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं। विचार नहीं है इन चूहों के दिमाग में डिप्रेशन वाले, ये अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, ये अपने अंदर बहुत नेगेटिव थॉट नहीं रखते कि भाई मेरी लाइफ बेकार है, मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं, या सुसाइडल थॉट आ रही है इनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बिहेवियर्स जो है वो डीमोटिवेटेड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आ रहा किसी चीज़ में, सोशलाइज नहीं कर रहे, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये हो गए डिप्रेस्ड चूहे। अब इन्होंने क्या किया हृदय ने, कि इन्होंने थोड़ा उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन्स क्रिएट किए, मतलब नए वर्जन्स क्रिएट किए, जिनको इन्होंने WKY मतलब विस्टार क्योटो रैट्स का नाम दिया। ठीक है, ये सब जैपनीज लेबोरेटरीज वगैरह में बने थे और उसके इधर उधर से आइडियाज़ लेकर सब बनाए। अब इन बड़े सारे चूहों को क्रॉस ब्रीड कराया, मतलब आपस में इन चूहों को आपस में ब्रीडिंग कराई इनकी, और 21 जनरेशन तक इनकी ब्रीडिंग कराई, 21 जनरेशन तक। तो इन्होंने क्या किया, ये चूहे जो डिप्रेस्ड हैं, अब सीधी सी बात है, डिप्रेशन का ही तो सिर्फ जीन नहीं होता ना, और भी बड़े सारे जीन्स होते हैं। तो कई सारी जनरेशन के बाद भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जीन्स थे जो बचे रह गए, जो डिप्रेशन के कारण थे। तो देखा गया कि बहुत सारे जो इनके जो आपस के जो बिहेवियर्स थे ना, वो चेंज हो गए थे। 21 जनरेशन तक इनको ब्रीडिंग कराते रहे। तो हुआ क्या, जीन्स जो है वो तो एज इट इज रेप्लिकेट हो जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, और आपस में ही इनको ब्रीड करा दिया गया। तो जो भी इनके जो डिप्रेशन वाले जीन्स थे वो बहुत स्ट्रांग हो गए, और वो इनहेरिट हुए एक जनरेशन से अगले जनरेशन। तो जो भी छोटे मोटे जीन्स थे जो लेस इफेक्टिव थे, लेस स्ट्रांग थे, कमज़ोर जीन्स थे, उनमें बदलाव आ गया। तो हम कहेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आ गए वो तो हल्के फुल्के जीन्स थे जिनकी वजह से आ गए, बट जो स्ट्रांग जीन्स थे वो उनके बने रहे। तो अगर 21 जनरेशन बाद भी उनके अंदर जो डिप्रेशन के जीन्स रह गए, वो सबसे स्ट्रांगली डिप्रेशन को डिफाइन करते हैं, डिप्रेशन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये उनके अंदर डिप्रेशन के जीन्स 21 जनरेशन बाद भी देखने में आते हैं। अब इन्होंने देखा कि दो टाइप के चूहे इनको आइडेंटिफाई हुए, कि ये सारे क्रॉस ब्रीडिंग के बाद ना दो ऐसे मोटे तौर पर ऐसे दो चूहे हैं जिनको हम कहते हैं WMI और WLI। WMI मतलब विस्टार मोर इमोबाइल, और विस्टार लेस इमोबाइल WLI। ये दो कैटेगरी के चूहों को ये डिस्क्राइब कर सकते थे, मतलब इतनी क्रॉस ब्रीडिंग के बाद भी दो सब टाइप्स बन गए चूहों के। मोर इमोबाइल मतलब जो जरूरत से ज्यादा आलसी थे, सुस्त थे, डिप्रेस्ड थे, क्योंकि वो हिलते डुलते नहीं थे। और लेस इमोबाइल मतलब जो थोड़ा हिलते डुलते कम थे, मतलब उनमें मूवमेंट ज्यादा था।
तो जो ज़्यादा हिलते डुलते कम होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो दो कैटेगरीज ये बन गई। चलो ये तो रहे चूहे। अब इनके अंदर इन्होंने क्या किया, वो जीन्स जो बचे हुए थे ना 21 जनरेशन के बाद भी जो आए हैं, वो आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये वो हैं जो जेनेटिक कॉज की वजह से ये जेनेटिकली डिप्रेस्ड हैं, और कई जनरेशन से जीन्स आ रहे हैं, वो जीन्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। और खासकर इन्होंने दिमाग के दो हिस्से थे जहां पर ये जीन्स आइडेंटिफाई किए, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस वो एरियाज होते हैं जो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में भी और चूहों के ब्रेन्स में भी। तो इन्होंने इन दो एरियाज के जीन्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो एमिगडाला जो है वो डिप्रेशन के जो मूड होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको कॉज करता है, और हिप्पोकैम्पस मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग, इनको अफेक्ट करता है। और हिप्पोकैम्पस का साइज भी छोटा हो जाता है जब डिप्रेशन होता है। तो WMI वालों में हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा मिला WLI वालों के मुकाबले, जबकि दोनों के दोनों डिप्रेशन के जीन कैरी करते हैं, पर एक में जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस हुए हैं जो WMI वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक और ग्रुप लिए चूहों के। बेसिकली इन्होंने अब क्या किया, अब ये तो जीन्स आइडेंटिफाई हो गए, अब ये देखना चाहते थे कि स्ट्रेस वाले जीन्स कौन से हैं जो स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग टाइप के चूहे लिए, जिसमें एक WKY वाले चूहे भी थे, और 3 और अलग अलग स्ट्रेन लिए। पर ये सारे के सारे चूहे जो थे ये जेनेटिकली, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर, हर चीज में अलग थे एक दूसरे से। तो चारों बिल्कुल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ चूहे ले लिए, और इनको क्या किया, इनको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक्सपोज कर दिया, इनको तनाव दे दिया, इनसे बड़े सारे मुश्किल से काम करा दिए, बेचारे परेशान हो गए चूहे। और तनाव में आने की वजह से बार बार इनको तनाव में रखने से चूहों में डिप्रेशन आ गया। मतलब चूहे बेसिकली थोड़े सुस्त हो गए, थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इनमें इनके थोड़े कमी वगैरह देखने में आई। अब इनके दिमाग में इन्होंने केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व किया कि भाई क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं ये देखें। अब एक तरफ तो ये सारे के सारे जेनेटिकली बहुत अलग हैं, तो जब जेनेटिकली बहुत अलग होंगे तो हम कहेंगे कि जो भी इनके अंदर स्ट्रेस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आ रहे हैं। क्योंकि अलग अलग चूहे भी जब एक ही टाइप के रिस्पॉन्स अगर दिमाग उनका दिखा सकता है तो ये स्ट्रेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, ये उनके जेनेटिक नेचर की वजह से नहीं है, क्योंकि जीन्स तो अलग है ना उनके, मैक्सिमम जीन्स तो बहुत स्पेसिफिक जीन्स जो सिर्फ स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ट्रिगर हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ केमिकल चेंज आ रहे हैं, वो इन्होंने नोटिस कर लिए। और साथ ही साथ इन्होंने उन जीन्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये कौन से जीन्स हैं जो सिर्फ स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट कर रहे हैं। दिमाग में इन्होंने स्टडी कर लिया, इनके पास पूरी टेक्निक्स हैं। और इन्होंने फिर वही किया, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में इनके भी वो जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई इनके एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में क्या फ़र्क आया है, उसमें भी ज़रा जीन्स वगैरह देख लें कौन से हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, मेन काम क्या किया, 2 टाइप के चूहे लिए। एक वो जो जेनेटिकली बनाए गए थे डिप्रेस्ड रहने के लिए, उनको कोई स्ट्रेस नहीं दिया, बस उनको ब्रीडिंग कराते रहे, उनकी इनहेरिटेंस देखते रहे, भाई देखते रहो, अलग अलग जनरेशन में जीन मिल जाएगा, हमें बना रह जाएगा। दूसरी तरफ अलग अलग टाइप के चूहे लिए, बट उनको स्ट्रेस दे दिया, और स्ट्रेस की वजह से जो दिमाग रिएक्ट कर रहा है वो वाले जीन इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि ये डिप्रेशन स्पेसिफिक जीन्स थे, ये उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते थे। ऐसे में फर्क करना आसान होता है। जैसे अगर हम WMI और WLI वाले चूहों को स्ट्रेस देते और हम कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ना इनमें ये केमिकल चेंज आ गया, जीन एक्सप्रेस हो गया है, बट क्या पता वो जीन उनके डिप्रेशन के जो नेचर था, जीन्स थे, उसकी वजह से होता। तो डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता। ये जो दूसरा जो स्ट्रेस वाला जो इन्होंने ग्रुप लिया था, जहां अलग अलग 4 टाइप के चूहे लिए थे, यहाँ आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान है, क्योंकि जेनेटिकली बहुत डिफरेंट है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दोनों टाइप के जो जीन्स आइडेंटिफाई हुए, इनको ह्यूमंस के साथ मैच किया गया कि अगर हम इन्हीं जीन्स का ह्यूमन काउंटर पार्ट अगर हम मैच करें, मतलब ह्यूमंस में यही जीन्स किस टाइप से मिलते हैं। तो बेसिकली रिसर्चर्स ने हर तरह की चीज़ आइडेंटिफाई की हुई है। इंसानों में 30,000 जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और वो सारे के सारे जीन्स जो हैं वो चूहों में किसी ना किसी टाइप के जीन के साथ रिलेट करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जीन जो इंसानों में ये चीज़ लाता है वो चूहों में ये लाता है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने हर चीज़ का एक मैचिंग कर रखी है, आइडेंटिफाई कर रखे हैं, क्योंकि स्टडीज़ करने के लिए ज़रूरी है ये करना। तो पूरा जो जीनोम है, जो मतलब पूरे जो जीन्स हैं हमारे इंसानों के और चूहों के, इन्होंने आपस में मैच किए हुए हैं। तो जो ये आइडेंटिफाई हुए स्ट्रेस और डिप्रेशन के जो जीन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, इनको इंसानों से मैच कर लिया। इन्होंने देखा कुल मिला के 30,000 में से इन्होंने देखा कि स्ट्रेस की वजह से जो टोटल जीन्स आए थे, मतलब पहले मैं ये बताऊंगा कि जो स्ट्रेस की वजह से जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए वो 254 जीन्स आइडेंटिफाई किए। मतलब वो जो 4 चूहों के ग्रुप्स थे उनमें 254 जीन्स ऐसे थे जो ट्रिगर हो रहे थे, जो केमिकल चेंज, एमिगडाला में चेंज, हिप्पोकैम्पस में चेंज ला रहे थे और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स ला रहे थे। और जो जेनेटिक वाले थे जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस उन्होंने बनाए, 1275 जीन्स थे जो डिप्रेशन ला रहे थे। 1275 30,000 में से ये इन्होंने ह्यूमंस के हिसाब से आइडेंटिफाई किए।
पर जब आपस में इनको रिलेट किया गया 254 और 1275 को, तो कितने जीन्स मैच कर रहे थे? सिर्फ 5 जीन्स। सिर्फ 5 जीन्स सेम थे, बाकी सारे जीन्स अलग थे, सारे जीन्स अलग थे। मतलब एक तो 30,000 में से गिनती के जीन्स आ गए भाई, हमने स्ट्रेस वाले और जेनेटिक वाले सब आइडेंटिफाई कर लिए, एंडोजिनस ग्रुप्स वाले। अब ये तो वो जीन्स है ना जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई तनाव के रिस्पॉन्स में आ रहे हैं या डिप्रेशन के रिस्पॉन्स में आ रहे हैं, कि भाई जो बंदा डिप्रेस्ड होगा उसके अंदर ये 1275 जीन्स इफेक्ट होंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ना सोचें कि इंसानों में ये 1275 जीन्स अफेक्टेड होते हैं, ये इन्होंने चूहों के हिसाब से मैच करा था, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई हुए हैं। तो 250 जीन्स भाई चूहों में जो थे वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ट्रिगर हो गए, मतलब एकदम से केमिकल चेंज ले आए 250 जीन्स। और 1275 जीन्स जो थे वो डिप्रेशन के जो चूहे थे उनमें ट्रिगर हुए पड़े थे। जो भी उनके अंदर बदलाव आते हैं, मोटिवेशन की कमी, ये वो सब सब सिम्टम्स के पीछे जड़ में 1275 जीन है। जबकि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो शरीर दिमाग रिएक्ट करता है, सिर्फ 250 जीन्स जो हैं उसमें रिएक्ट करते हैं। और दोनों को अगर मैच करें तो सिर्फ 5 जीन्स कॉमन थे, 5 जीन्स, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी के साथ जब हम एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के जब जीन्स को मैच करते हैं इन दोनों ग्रुप्स में जी, एंडोजिनस और एक्सोजिनस वालों में, तो हम देखते हैं कि एमिगडाला में सिर्फ 2 और हिप्पोकैम्पस में सिर्फ 4 जीन्स जो थे आपस में कॉमन थे दोनों ग्रुप्स में। ये भी बहुत कम है, 6 हो गए टोटल मान के चलें। और उसमें से भी जब और फर्दर उन्होंने एनालिसिस किया तो देखा कि मोटे तौर पे सिर्फ जो हिप्पोकैम्पस के 3 जीन्स हैं वो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है आपस में कोरिलेटेड मतलब कि जिनमें जेनेटिक इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी बहुत स्ट्रांग आता है, उनको अगर हम मैच करें तो उन्होंने देखा सिर्फ 3 ऐसे जीन्स थे हिप्पोकैम्पस वाले, जो 4 थे ना, 4 में से सिर्फ 3 जीन्स ऐसे थे जो आपस में ओवरलैप करते थे, मैच करते थे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये मोटे तौर पे ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आपस में रिलेटेड है। तो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में 3 और ओवरऑल अगर हम दोनों ग्रुप्स को लें तो टोटल 5, सिर्फ 5-6 जीन्स इनके आपस में मैच करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं ये डिस्कशन करके इस वीडियो को आगे अब खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये 5 जीन्स जो है ना मैटर नहीं करते, ये कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, ये इतने 30,000 में से 5 जीन, इसके बेसिस पे हम दवाइयां देंगे। ये कहेंगे कि भाई ये 5 जीन्स होते हैं जिसके बेसिस पे सारा डिप्रेशन हो रहा है, सारे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आ रहा है ना, हमारी जो ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं ना वो बस इन्हीं को टारगेट कर रही हैं। जो 1275 जैसा जो ग्रुप है, जो हम कहें कि डिप्रेशन के जीन्स हैं जिसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको ये दवाइयाँ टारगेट ही नहीं कर पा रही हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों टाइप के डिप्रेशन सेम होते हैं, दोनों टाइप के डिप्रेशन सेम होते हैं, हम ये नहीं कह सकते। या हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में एक ही टाइप के लोग होते हैं, एक ही टाइप के जीन्स होते हैं जिनमें स्ट्रेस का इंपैक्ट आने से वो बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम। तो यूनिटरी डिप्रेशन नहीं है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें ना, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, अगर केमिकल, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक लेवल पर देखें तो बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स हैं डिप्रेशन के, जिसमें अलग अलग जीन कॉम्बिनेशंस की वजह से हम कहेंगे कि अलग अलग टाइप के पेशेंट्स होते हैं। और अलग अलग जीन्स के हिसाब से अलग अलग तरह के डिप्रेशन की दवाइयां टारगेट करी जाएंगी जो उनकी एक्सप्रेशन को चेंज करेंगी। तो जो स्ट्रेस वाले जो जीन्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं, जिसको कि उनकी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होती है, वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों से होती है, जो SSRI, SNRI, NDRI ये वाली दवाइयाँ होती हैं। यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको फाइंडिंग बताना चाहूँगा इसमें, जो अभी मैं मिस कर गया, वो ये कि जब आपस में इन चूहों को जब कंपेयर किया गया दोनों टाइप के, एंडोजिनस और एक्सोजिनस वाले, तो ये देखा गया कि जो एंडोजिनस वाले जो हैं, मतलब जिनमें कई जनरेशन से जीन्स जो हैं वो डिप्रेशन के बने हुए हैं, ये वो जीन्स जो थे इनके, इनमें से वो मैक्सिमम जीन्स जो थे वो उनके सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन और डोपामाइन पैदा करने वाले केमिकल्स में से नहीं थे। मतलब जो जीन्स सेरोटोनिन पैदा करते हैं, डोपामाइन पैदा करते हैं या नॉरएपिनेफ्राइन पैदा करते हैं, वो अलग जीन्स होते हैं। वो जीन्स उन कैटेगरी में नहीं आते जिन कैटेगरी में ये जेनेटिक वाले जो इनहेरिटेंस वाले जो हैं ये वाले जीन लाई करते हैं। तो ये जो हृदय हैं, इवा हृदय, ये कहती हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है कि ज़्यादातर जो लेबोरेटरीज में जो रिसर्च होती है ना डिप्रेशन की दवाइयों के लिए, वो ऐसे होती है कि वो चूहे को ना कोई स्ट्रेस दे देते हैं और उसके जीन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से एक्सप्रेस हो रहे हैं, और उन जीन्स के मॉलिक्यूलर चेंजेस लाने के लिए वो बस एक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ बना लेते हैं। और जितने भी स्ट्रेस मॉडल्स जो हैं उन्होंने अभी तक सेरोटोनिन, डोपामाइन और इन्हीं को ही आइडेंटिफाई किया है।
तो हमारा जो रिसर्च करने का लेबोरेटरीज में जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है वो ही इतना फॉल्टी है कि हम बस गिनती चुनती के पेशेंट्स को ही ठीक करने लायक ही हम एक्सप्लेनेशंस दे पाएंगे और उनके लायक केमिकल्स बना पाएंगे। जो इतने सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते दिमाग में, उनको हम कितना भी डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाइयाँ देते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनके ब्रेन में और उनके दिमाग में और उनके डिप्रेशन में कुछ खासा फ़र्क नहीं आएगा। और जिन लोगों को फ़र्क महसूस होता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डिप्रेशन के बावजूद उनको जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस था वो चला जाता है, माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। यहाँ ये देखने की चीज़ है कि ज़्यादातर ये जो SSRI दवाइयाँ होती हैं ये एंग्जाइटी लेवल को भी कम करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एंग्जाइटी लेवल कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो उसके बीच थोड़ा सा पर्सन को रिलैक्स और रिलीव्ड तो फील होगा ही होगा। तो वो थोड़ा बहुत असर उसके एंग्जाइटी मैकेनिज्म्स पे लाने की वजह से उसको बेटर फील कराती हैं। क्योंकि ऐसे सारे दवाइयाँ एंग्जाइटी के पेशेंट्स को, PTSD, बाइपोलर, MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, हर तरह के पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो उनमें एंग्जाइटी वगैरह के लेवल भी अक्सर मिलते हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन अक्सर ओवरलैप भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, 60 से 70% ऐसे पेशेंट्स हैं, या उससे भी शायद ज़्यादा ही होंगे, कई रिसर्च में आए हैं देखने में, जिनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स हमेशा ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनमें सिर्फ एंग्जाइटी है या सिर्फ डिप्रेशन है, रिलेटिवली थोड़ा परसेंटेज होता है इनका, बट बड़ा परसेंटेज जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों के पेशेंट्स का होता है। तो ऐसे में क्या होता है, एंग्जाइटी में लेवल में कमी आ जाएगी, किसी का स्ट्रेस कम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस वजह से थोड़ा बहुत टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है और हमें लगता है कि दवा का असर आ गया। जबकि एक्चुअल जो डिप्रेशन के कॉजेज होते हैं, जिसमें 2-3 मोटे तौर पे चीज़ें आती हैं, या मैं कहूँ कि एक और अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं जो डिप्रेशन के बारे में सोचने के, वो ये हैं कि जो दिमाग में जो प्लेजर, आनंद, हैप्पीनेस फील करने वाले जो एरियाज हैं, जीन्स हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं आता है, वो अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। और डिप्रेशन में बहुत से लोगों का वो वाला एरिया अफेक्टेड होता है जिसको हम कहते हैं हेडोनिक कैपेसिटी पे असर आ जाता है। तो जिन लोगों में हेडोनिक कैपेसिटी पे असर नहीं आया, उन पे दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। दूसरा, लर्न हेल्पलेसनेस, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस मॉडल है जो कहता है कि व्यक्ति ने जिंदगी भर इतना स्ट्रेस फेस किया है, उसको इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, या उसने बहुत सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं जिस वजह से वो हेल्पलेस होना सीख चुका है, और अब वो अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने बॉडी केमिकल में, हर जगह इमोशंस में अपने को बहुत ही लाचार और कमज़ोर महसूस करता है, जिस वजह से उसका डिप्रेशन बना रहता है। अब ये जो जीन्स केमिकल्स हैं, ये एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ इसको टारगेट नहीं कर पाती, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, ये उनके दिमाग की एक ओवरऑल कैपेसिटी से जुड़ा चीज़ है। और वो कैपेसिटी या तो थेरेपी से ट्रीट होती है, माहौल में बदलाव लाने से ट्रीट होती है, या फिर उसके लायक दवाइयाँ आज तक बनी ही नहीं है, उसको आइडेंटिफाई आज तक ढंग से किया ही नहीं गया है, या कर भी दिया है तो उसके लायक दवाइयाँ आज तक बनाई नहीं गई हैं। छोटा मोटा असर आ जाता होगा किसी किसी केमिकल का, बट बहुत मोटे तौर पर नहीं आ पाता। इस वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन की दवाओं से ठीक नहीं हो पाते। तो ये रहा एक थोड़ा लंबा डिस्कशन इस बारे में कि भाई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती ज़्यादातर लोगों पर, या एक टाइम पर असर कर जाती हैं, बाद में नहीं करती। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने दवा ली और असर कर गई, तो उसने आपका डिप्रेशन दूर नहीं किया था। डिप्रेशन तो और बड़े सारे कारणों की वजह से बना हुआ था। उसने आपका स्ट्रेस रिड्यूस किया था, एंग्जाइटी कम की थी, रिलैक्स किया था आपको। और लगता है कि दिमाग के 2-4 केमिकल में बदलाव आ गया तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मोटे और बड़े कारण अक्सर बने रहते हैं, उन जीन्स पर, उन केमिकल्स पर कोई असर नहीं आता। इसके संबंध में थोड़े और मिलते जुलते विचार हैं और थोड़े से एक्सप्लेनेशंस हैं जो डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के बारे में दी गई हैं, समझाई गई हैं, जिनके बारे में रिसर्च हुआ है, जो मैं और कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आफ्टर ऑल ये दवाइयों के साथ समस्या है क्या दवाइयों पर निर्भर रहा जा सकता है या नहीं, और अगर रहा जाए तो कितना रहा जाए, और क्या उम्मीद की जाए, और अगर नहीं रहा जा सकता तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो आप मेरी वीडियोस को सुनते रहें, जानकारी लेते रहें, धीरे धीरे आपको मैं समझा पाऊंगा कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, जानेंगे और फिर एक सही दिशा ले पाएंगे। इसी मकसद से ये वीडियोस बनाई गई हैं। तो कुछ और ऐसी एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे मैं एपिजेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा आपसे ब्रीफ में बात करना चाहूँगा, जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में आने वाले बदलाव, केमिकल चेंजेस, और हमारे माहौल में आने वाले बदलाव, चेंजेस, जो कि स्ट्रेस के लेवल के बढ़ने या कम होने से रिलेटेड हैं, वो हमारे जीन्स को बदल देते हैं, और उस तरह से हमारा ट्रीटमेंट हो पाता है। और यही वजह है कि दवाइयाँ टाइम क्यों लेती हैं असर लाने में। कई दवाइयाँ 2-3-4 हफ्ते ले लेती हैं असर लाने में, जो एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक लेवल पर जो चेंज लाना है, उसमें उनको 2-3-4 हफ्ते लग जाते हैं। इस बारे में मैं और ज़्यादा आपको के साथ आगे बात करूँगा
अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छा या ज़रूरी ज्ञान मिला होगा, आपको नॉलेज मिली होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी अपने डिसीजंस लेने में। ये वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जिसको इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।